फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं यूपीएचएससी ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम 17th ऑफ अप्रैल को हुआ सेकेंड शिफ्ट के अंदर। तो आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए उस पेपर को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो पहला सेक्शन होता है वो जनरल सेक्शन होता है और उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। जो काफ़ी सारे लैंडलेस फार्मर्स थे कि उनको भी ना लैंड मिले, तो उसके लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स बनाए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद। सेकंड है, इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकी रूबी 2 वाज लॉन्च्ड ऑन। और इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 4 2024। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल टूल। और ये हम सभी को पता है कि जेमिनी, चैट जीपीटी और क्लोड तीनों एक एआई हैं। और गूगल प्ले स्टोर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। तो श्योरली वो एक एआई टूल नहीं है। Moving towards the next question, fourth, in which year was the Utsav portal launched? तो जो correct answer is 2023. Fifth question है, which rank was given to Gandhi ji in British Army in South Africa? So correct answer is fourth, Sergeant Major. राइस प्रोडक्शन में इंडिया का क्या रैंक है? सेकंड है। और फर्स्ट रैंक है चाइना का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये जो एक सीक्वेंस दी हुई है और इसे करेक्ट करना है कि कैसे कैसे जो है होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो देखना है, उसके बाद जो मेथड है वो देखना है, और फिर हम ना उसके अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर कौन सी कंपनी है जिसने 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन अचीव किया है 2024 में? तो रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी है जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है। सो इट्स वे इजी क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक योजना है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना। तो ये क्यों दी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू एनकरेज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल वर्क। है ना, तो इसका यही है कि ना कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने अपना सारा जो काम है वो हिंदी में करवाया है। तो बड़े सारे डिपार्टमेंट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और एक कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, कोई ना कोई कह सकते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सारा जो ऑफिशियल वर्क था वो हिंदी में था, या उसने हिंदी का काफ़ी यूज़ किया, तो वो विनर हो जाती है इस योजना की। 10th क्वेश्चन है, पीआईएल जो कि बहुत फेमस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। एनआईआरएफ निर्फ की जो रैंकिंग है हम सब जानते हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई करी है ना, तो निर्फ उससे रैंक करता है ना, क्रेडिट देता है कि वो ए है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है। तो ये एक रैंकिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है ना। तो सही है, दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, उसमें कोई दो राह नहीं है। और सब ज़्यादा जो मोस्ट एक्यूरेट लगता है वो लगता है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों बातें सही हैं और रीज़न भी जो है वो सही है असर्शन का। 12th का जो है देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रामसर साइट इन इंडिया आज ऑफ December 31 2024। तो इस पेपर के अंदर ना रामसर साइट से ना काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा हमारे एग्ज़ाम का, है ना। तो जो है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल एक रामसर साइट है और रिसेंटली इसको जो है रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया है। रामगढ़ लेक नहीं है, रामगढ़ जो लेक है वो राजस्थान में है और ये ऑर्डिनरी लेक है। और जो रामसर साइट के क्राइटेरिया है उसके अंदर फुलफिल नहीं होता है, तो रामगढ़ लेक इज नॉट दी रामसर साइट।
सुंदरबन वेटलैंड्स बिल्कुल हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क बिल्कुल एक रामसर साइट है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनना था वो बनना था ए, सी एंड डी। ठीक है, तो बट वो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो अब देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो इसका क्या आंसर देती है, ग्रेस मार्क्स देती है या नहीं देती है। तो लेट अस सी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूम के द्वारा स्टार्ट किया हुआ कॉग्निटिव एजुकेशन, उसका उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। तो आंसर है फर्स्ट, एप्लीकेशन। है ना, सिंपल है ये तो। एजुकेशन जो है उससे क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन भी है कि एक इनफॉर्मल सोर्स भी क्या नहीं हो सकता। तो गेम्स, है ना, पबजी से आप जो है एजुकेशन नहीं सीख सकते। फिर देखते हैं 15th क्वेश्चन। ये फिर जैसा मैंने आपको बताया कि रामसर साइट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका अगर हम देखते हैं कि जो 15th है उसका क्या है सही आंसर। तो इसमें एक जगह दी हुई है रामसर साइट और दूसरी जो जगह है वो दी हुई है स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जो है जिस जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही प्रोग्राम की जाती है और उसमें चाहकर भी अपना कोई चेंज नहीं कर सकते, और वो है डी ऑप्शन, पी आर ओ एम। और पी आर ओ एम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। वैसे भी जो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही हो जाती है वो आर ओ एम ही होगी, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और आर ए एम होते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, और वो जो है बाद में एक्सेसिबल होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है 17th क्वेश्चन। नागौर जो कि एक शहर है वो किस एरोमेटिक क्रॉप, है ना, किस खुशबूदार उपज के लिए फेमस है। फेनुग्रीक हिंदी में बोलते हैं मेथी, कोरिएंडर धनिया, गार्लिक लहसुन, और क्यूमिन सीड्स हो गया जीरा। तो जीरे के लिए फेमस है नागौर स्टेट। कौन सा जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो एडल्ट सफरेज मताधिकार के में डील करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आर्टिकल 326। 19th क्वेश्चन है, इन चारों में से आईसीटी सिस्टम का कौन कंपोनेंट नहीं है। तो सही है बी ऑप्शन, बायोमेट्रिक सेंसर्स। लिम्बिक सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो बैरन आइलैंड है वो लोकेटेड है अंडमान पर, और ये एक एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। पूरे इंडिया के अंदर एक ही ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आपको ना वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट है, एंड दैट्स द ओनली आइलैंड इज बैरन आइलैंड प्रेजेंट इन अंडमान। जो फर्स्ट जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वो कब हुआ। तो वो अगर हम देखें, है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका सबसे पहला जो सेशन है वो कब हुआ। तो हमें 10 सेकेंड लगेंगे एक बार, कि एक बार सोच लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इतने आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका जो है ना, करेक्ट आंसर हम ना बाद में देखेंगे क्या होगा 22nd क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन है, इसमें यूनिवर्सिटीज दे रखी हैं और वो कहाँ प्रेजेंट है तो देखना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा जो है इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर कालिदास और भरावी दोनों का नाम है। तो इसका सही आंसर है प्रयाग प्रस्ती। इसे पहले इलाहाबाद प्रस्ती बोला जाता था, वहाँ पर कालिदास और भरावी दोनों का नाम लिखा हुआ है। फिर आता है पीएलआई, जो है ये किस क्षेत्र से संबंध नहीं रखता। तो नन ऑफ द अबव। जो पीएलआई है उसका लिंक तीनों से होता है, ऑटोमोबाइल से भी है, मोबाइल से भी है, मेडिकल डिवाइस से भी है,
है ना? तो किससे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से किसी में से नहीं, तीनों से इसका लिंक है। सॉइल पोल्यूशन का एक मुख्य कारण एसिड रेन है, बिल्कुल है एसिड रेन है। जब वातावरण के अंदर बहुत सारी पॉइज़नस गैसेस बढ़ जाती हैं, तो वो पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करती है और उस रेन को एसिड रेन बोलते हैं। और जब एसिड रेन गिरती है, तो जो वो हमारी मिट्टी है, जो मिट्टी है वो खराब होती है, बहुत दिक्कत होती है और उसका असर हमारे फसलों पर पड़ता है। और आज के समय में ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बुक से रिलेटेड है ना? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस बुक है और ये एक जिस राइटर ने लिखी है उसका नाम हम जानते हैं अरुंधति रॉय। उसके बाद अगर हम देखें जो अरविंद है उनकी जो बुक है व्हाइट टाइगर है ना जिसपे मूवी भी बनी थी जिसमें राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा थे है ना किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस्ट और वी एस नैपल इन अ फ्री स्टेट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अ, जो बिग डाटा एनालिटिक्स होता है गवर्नेंस में उसका क्या-क्या यूज़ होता है? बिल्कुल सही है, टारगेट द स्पेसिफिक ऑफ द डिसीज़ जैसे कोविड-19 था, कितना फैलने लग रहा है, कितने लोगों को अफ़ेक्ट करेगा, तो उसमें डाटा एनालिटिक्स बिल्कुल यूज़ हुआ था। बिल्कुल सही है, प्रेडिक्टिंग द इलेक्शन आउटकम्स, है ना? क्या हो सकता है, बिल्कुल उसमें यूज़ किया जाता है। एनहांसिंग द साइबर सिक्योरिटी सही है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी, थर्ड ऑप्शन, बाकी तीनों गलत है। फिर है 29th एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड तो एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका आज जो नाम है वो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी अगर हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1954 के अंदर बॉम्बे में जो आज मुंबई है ठीक है यहाँ पे शायद ना कुछ मिस्टेक है ट्रोम्बे लिख दिया हुआ है बट ट्रोम्बे नहीं यहाँ पर बॉम्बे आना चाहिए था बाबरनामा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है तो जो है पर्शियन है ना जो है अकबर ने उसको चेंज किया था मतलब जो है उसको फेमस किया उसकी जो है पब्लिशिंग हुई थी तो इट वाज रिटन इन पर्शियन ज़ूलॉजी के करते हैं हम कि क्या-क्या जो है क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार हम ना देख लेते हैं तो वो भी देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम ये जो क्वेश्चन है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है और हम जानते हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है उसमें हमें देखने को ना वो मिलता है कि सबसे बड़े जो है एराज होते हैं और जो एराज है उसके बाद होते हैं एराज के बाद पीरियड पीरियड के बाद इपोक्स होते हैं तो उसमें अगर हम देखें जो 31st क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या होगा तो बताइए क्या होगा इनका इतने 30 सेकंड क्वेश्चन है ना वो हम देख लेते हैं 30 सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनके बारे में पूछा हुआ है और हम जो है इसमें जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो जो एग्जांपल है वो होता है सुक्रोज दैट एग्जांपल इज द सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या होगा सुक्रोज है तो जो है यहाँ पे आ गया कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है बट बाकी सारी तो रिड्यूसिंग है तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया रेफिनोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर ठीक है लाइक मोस्ट ऑफ द शुगर्स रेफिनोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज तो है बट ग्लूकोज नॉन रिड्यूसिंग बिल्कुल भी नहीं है सुक्रोज एंड रेफिनोज फिर वही आ गया तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है रेफिनोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर ठीक है उसके बाद फिर हम देखते हैं 33rd जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 33rd जो क्वेश्चन है अडेप्टिव ऑफ द मतलब एग्जांपल ऑफ द अडेप्टिव रेडिएशन तीनों में देखने को मिलता है मैमल्स में बर्ड्स में डार्विन फिंचेस में तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव रामचंद्रन प्लॉट के अंदर जो एंगल्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में है ना जो अलाउड एंगल्स है जो अलाउड कन्फर्मेशन है वो क्या क्या इंडिकेट करती है तो इसके तीनों ए बी और सी करेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव फिर चलते हैं ये कुछ डिजीज़ है और उनके कॉजेटिव एजेंट है वो दे रखे हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है
कि जो जॉन्डिस है वो लेप्टोस्पिरा से होता है, काला-अज़हर लिशमैनिया डोनवानी से, जो डायसेंट्री है वो शिगेला से और वूपिंग कफ बोटेली पर्ट्यूसिस से और वूपिंग कफ को हम बोलते भी हैं क्या हैं? पर्ट्यूसिस कफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ द पर्ट्यूसिस कफ। ठीक है? तो ये चीज़ हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच हिस्टोन बाइंड्स टू द लिंकर डीएनए? H1। H1 बाइंड्स टू द लिंकर डीएनए। जो फाइलोजेनी है वो आप ना किससे पढ़ सकते हैं? तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स है और आप ना उनकी ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना चाहते हो, कौन किससे ज़्यादा लिंक है, कौन किससे ज़्यादा दूर है, तो उसको आप ना डीएनए की हेल्प से भी पढ़ सकते हो और उसमें राइबोसोमल आरएनए जो है उसका भी यूज़ होता है बिकॉज़ उसकी सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा कंज़र्व्ड है ना? तो इसमें ना डाउट है कि आंसर की में क्या होगा, डीएनए या राइबोसोमल आरएनए। हम सभी राइबोसोमल आरएनए का यूज़ तो नहीं करते हैं, स्पेशली 16S rRNA जो है उसका यूज़ करते हैं, है ना? और डीएनए का भी यूज़ किया जाता है टू एस्टेब्लिश द फाइलोजेनी और द फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स। तो देखते हैं इसका जो है क्या आंसर होगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 38 जो क्वेश्चन है उसका क्या सही आंसर होगा। 38 अगर हम पढ़े तो उसने ना बोला हुआ है न्यूक्लियोसोम, ठीक है, जो कोर है वो कितने या कौन कौन से जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसका बना होता है। तो हम ना ये वाली बात जानते हैं कि जो हिस्टोन है वो ऑक्टामर है और वो जिनका बना होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, H2A, H2B, H3, H4। सॉरी, नोट द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो है दो दो प्रेजेंट है ना, तो 4 प्रोटीन्स है तो टोटल 8 हो जाएंगे, तो उन 8 का बना हुआ है इसलिए उसे बोला जाता है स्टोन ऑक्टामर। 39th क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि जो ट्यूबुलिन और एक्टिन है बैक्टीरिया में, तो उनकी होमोलॉजी क्या है कि उनमें वो दोनों प्रोटीन्स तो नहीं होते, तो उनकी जगह जो है ना वो क्या प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमआरईबी और एफटीएसजेड। जो एमआरईबी है वो होमोलोगस होता है एक्टिन के लिए, ठीक है। एमआरई जो भी है वो होता है होमोलोगस होता है, सॉरी, नहीं नहीं सही था, एमआरई भी होता है एक्टिन के लिए और एफटीएस जेड होता है ट्यूबुलिन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, पहले उसने ट्यूबुलिन बोला है ना, तो ट्यूबुलिन है एफटीएस जेड और एमआरई पी। तो फर्स्ट होगा, है ना, तो जो फर्स्ट है उसका करेक्ट होगा। कौन सा प्राइमेट है वो हम मॉडर्न मैन के सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं उसका क्लोजेस्ट रिलेटिव है। तो इसका जो आंसर हम जानते हैं चिंपैंजी होता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो इन बाकी चारों को अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, वही कंपेयर करने को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। तो इनकी फाइलोजेनी या फाइलोजेनिक ट्री को जब हम देखते हैं तो आता है ए गोरिल्ला। तो गोरिल्ला से हम ज़्यादा रिलेटेड है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो हम जानते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ है पहले इंक्रीज करती है और उसके बाद फिर जो है जब कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेती है उसके बाद वो स्टेशनरी रहती है, ये होती है लॉजिस्टिक, और एक्सपोनेंशियल जो है इंक्रीज करती ही जाए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए कि पहले इंक्रीज करें और फिर कैरिंग कैपेसिटी में स्टेबलाइज हो जाए। कौन से एनिमल ड्यूटेरोस्टोम से हम जानते हैं, जो ड्यूटेरोस्टोम है उसके दो एग्जांपल, दो ग्रुप्स हैं वही आते हैं, एकाइनोडर्मेटा और उसके बाद है कोडेट्स। एकाइनोडर्मेट और कोडेटा, these are the two groups which come under the pterostomes. So answer would be the starfish and the sea urchins. They both belong to the echinoderms. Scientific name of the starfish is the Asterias and the scientific name of the sea urchin is Echinus. Echinus is also a model organism to study external fertilization or to study the interaction between the sperm and the egg. Then moving towards the next question. Again, that question is from the disease and its causative organism, and the correct answer is option number D. Building of the web by the spider is an example of the innate behavior. That's the innate behavior. They don't learn these things and they know. So that thing is somehow programmed in their brain. So it's an example of the innate behavior.
In the behavioral ecology, the term optimal foraging theory refers to। तो बिल्कुल है, सिंपल सी बात है, जो भी एनिमल है वो फूड को उसी टाइम ढूंढेगा जब फूड मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो, है ना, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो सेव हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पैरामेट्रिक टेस्ट इन चारों में से कौन सा है? एनोवा है। ठीक है, टी टेस्ट एनोवा। तो एनोवा ऑप्शंस में है, सो एनोवा वुड बी आंसर। जितने एडेनिन होंगे उतने ही जो है थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, है ना। तो ये बताया था चारगैफ ने, और ये है चारगैफ्स रूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, वो मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और जो ये आपका पंप है वो क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंक देता है और उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, एक की कमी हो रही है, जिसके कारण से मेम्ब्रेन के इनसाइड चार्ज होता है नेगेटिव, और मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ये एक टेस्ट है, फेमस टेस्ट है डायबिटीज के लिए, है ना। तो जो है शुगर है फॉर दी मेनी डेज, लाइक फॉर दी 45 डेज, है ना। आपने सुना भी होगा कि ना, हमने वो टेस्ट करवाया कि 3 महीने की शुगर आ जाएगी। तो वो जो टेस्ट है वो होता है जो बताता है कि हाँ, मतलब ये शुगर के लिए होता है, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो बताती है रेशियो, दैट इज द 9:3:3:1। है ना। डाइहाइब्रिड जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें जो है अलग अलग जीनोटाइप्स मिलते हैं। तो ये रेशियो जस्टिफाई करती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल्स का लॉ था। फिर उसने वो दे रखा है मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो अगर हम देखें तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी है, ये बात हम जानते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, दे आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज सिंथेसाइज करता है एसिटाइल कोएंजाइम को, और जो एटीपी सिंथेज है वो करता है एज अ प्रोटोन पंप। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। मेसोडर्मल इंडक्शन में कौन से सिग्नलिंग पाथवे यूज होते हैं? टीजीएफ बीटा एंड एफजीएफ। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज इन द मेसोडर्मल इंडक्शन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है बनाना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, कि वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी मिल जाती है दोनों एंड्स की तरफ, तो वो आपस में ही एक 3D शेप एक्वायर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं हम कि स्टीरोल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजियोलॉजी में, बिल्कुल सही बात है। वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वो करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। दे नेवर एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम हो सकता है, उसके अलावा जो है साइक्लिक एएमपी है वो हो सकता है, उसके अलावा अगर हम देखें तो डाईएसिल ग्लिसरॉल हो सकता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकते हैं। दीज आर दी सेकेंडरी मैसेंजर व्हिच आर प्रेजेंट बट नेवर दी स्टीरोल्स। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज नॉट ट्रू। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में एंटीरियर एक्सिस को डिसाइड करता है बाइकॉइड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। एक उसका नाम इसलिए रखा था बिकॉज ना, जब इस प्रोटीन को ज़्यादा जो है एक्सप्रेस करवाया था तो ड्रोसोफिला के 2 हेड बन गए थे। तो बाई बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो 2 हेड डेवलप्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एट दी बोथ एंड्स। तो ये बाइकॉइड प्रोटीन है, वहीं से हमें समझ में आया था कि हाँ, ये प्रोटीन जो है एंटीरियर एक्सिस को या एंटीरियर एंड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। लिपिड्स हैं, लिपिड्स को हम बोलते हैं RCOH, है ना, जिसका जो है कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और जो R है वो अल्काइल ग्रुप होता है ना। जो अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें जो CH3 CH2 करके ऐसे बहुत सारी चैन होती है ना, जिसमें जो कार्बन है 1 से लेकर 19 तक हो सकते हैं। तो जो ये चेन होती है अल्काइल ग्रुप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। फिर आगे चलते हैं। जीवन से एस फेज में जाने के लिए जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है साइक्लिन ECDK2 कॉम्प्लेक्सेस। रीनल ग्लाइकोसूरिया का मेन जो फीचर है वो ये है, ग्लाइकोसूरिया मीन्स जो ग्लूकोज है इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, है ना। तो ये होता है जब पेशेंट सफ़र कर रहा होता है डायबिटीज़ मेलिटस से। तो डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, और यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है, दैट इज़ द फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। वैसे भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़नी है तो आप, है ना, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ तो नहीं कर सकते हो ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा।
और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डोम शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो आर के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, राइबोफोरिन्स। राइबोफोरिन्स है वो होते हैं। कौन सी बात सही है? सी ऑप्शन है ना। ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होता है एस्केलमेंथिस से और दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कौन सी पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है? एमेंसेटिज्म, बिल्कुल नुकसान होता है उसमें, तो वो पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं है। जो रिसेप्टर से बाइंड करे उसे लाइगेंड बोलते हैं, जो कि मोस्टली हार्मोन होता है। स्प्लाइसिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं होती क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उसके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती। जो नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलने पे कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे हार्ट को हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक। ऐसे हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स, और वो प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। और इन चारों में से जो इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है वो है आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड हैज न्यूरोजेनिक हार्ट। वाइल जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो तीन ऑप्शंस भी हैं, तो सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट होता है that is controlled by the muscles, SA node, EV node. These are the nodal tissues जो कि बेसिकली मसल सेल हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं हार्ट को। तो ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव द मायोजेनिक हार्ट। मिडल पीस जो है स्पर्म का, उसमें होते क्या है? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट है, और वो स्पायरली अरेंज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द स्विमिंग। ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरेमन है वो पेल्विक गर्डल, अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे जो है कुछ पेल्विक गर्डल हमें देखने को मिलता है ना। बीच में कार्टिलेज है जो कनेक्ट करने लग रहा है, और बीच में एक ना जो है ना कह सकते हो अपना स्पेस है, और उस स्पेस को बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरेमन, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जगह है मसल्स के अटैचमेंट के लिए, नर्व्स के लिए। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? पेल्विक गर्डल के अंदर। हमारी जो मेम्ब्रेन है उसमें जो मेन फोर्स है जो उनको बनाए रखती है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दैट्स वाई उनकी जो टेल है वो आपका इनसाइड है और जबकि हेड है वो आउटसाइड है ना। तो है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 69 है। तो विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी, डी से रिकेट, सी से स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी। एक्सरे काफी डैमेज करती है पोस्ट डिलीशन। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स जो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट है, जिसमें कोएंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो विदाउट एनी डाउट ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है कैल्सिक्वेस्टिन, ये एससीआर के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहाँ प्रेजेंट है मसल में, और कैल्शियम को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही रखता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे इसको, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसके बाद है ये बोटल नेक ऑपरेट्स और मैनी जनरेशन टू गिव राइज टू मैनी स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है। बोटल नेक अफेक्ट डिटरमाइन द फ्यूचर फिट ऑफ द स्पीशीज, ये बात भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसका होगा सी। एल्ट्रुइज्म का जो मेन फोर्स है वो है जेनेटिक रिलेटेडनेस, है ना, कि आप वो या वो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा रिलेटेडनेस था, तो अगर उस आपने जो है उसके लिए अपनी जान भी दे दी है तो भी जो है बेनिफिट है, हैमिल्टन्स रूल है वो बताता है ना। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस। सेकेंडरी मैसेंजर कौन नहीं है? हमने अभी देखा भी था, एनएटीएच इज नॉट द सेकेंडरी मैसेंजर। 5 डैश कैप पे ना जो है एक ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ऐड होता है। ठीक है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो ऐड होता है एट द 5 डैश एंड ऑफ द mRNA, उसे हम कैपिंग बोलते हैं, और ये एक एंजाइम करता है जिसे बोलते हैं गुआनाइल ट्रांसफेरेज। अपने मतलब ऑन साइट इन्वायरमेंट पे कंटेमिनेट को जो है ना रिमूव करना, एट दिस नोन एज द इन सिटू बायो रेमिडिएशन। कार्बोहाइड्रेट रिच जोन ऑफ द सर्फेस नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, पिग्मी होग है, बिल्कुल सही, पिग्मी होग। साइरैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है पैकेटिन स्टेज में, हम सब जानते हैं। दो सिमिलर फिनोटाइप है लेकिन फिर भी वाइल्ड फिनोटाइप प्रोड्यूस होने लग रहा है, ये फिनोमिना है कॉम्प्लीमेंटेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज द क्लैडिस्टिक्स।
उसके बाद लंग फिश का ऐसा कैरेक्टर जो कार्टिलेजिनस से नहीं मिलता, वो है गिल्स कवर्ड बाय द ओपर्कुलम। जो लंग फिशेस है उनकी जो गिल्स है इट इज कवर्ड बाय द ओपर्कुलम, बट कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर ऐसा नहीं है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पहला था कंट्री के अंदर? दैट इज द नोक्रेक। क्रस्टेशियंस इंस्पायर बाय द गिल्स। लाइमिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना, वो है लैप2 प्रोटीन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फोर्थ। XXY क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, वो एक मेल है जिसमें कुछ अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, बट XXY इज श्योरली अ मेल। हनी बी की जो लैंग्वेज थी कि जो हनी बी है वो डांस करके कम्युनिकेट करती है ना, तो डांस भी थे ऐसा ना, टेल विकिंग डांस था और राउंड डांस था, ये डिस्कवर किया था कार्ल वॉन फ्रिश ने और उससे नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिर से एक ना जो है ना जो ये पीरियड्स होते हैं उनका एक सीक्वेंस है, वो देखना होगा हमें कि ना क्या है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिकॉज उसने असेंडिंग से डिसेंडिंग बोला नहीं है, और ये सेम ही चीज़ है, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, और यही भी है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वैसे भी बी बनने लग रहा है अगर हम देख लेते हैं तो। 90th क्वेश्चन देखें तो फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। आखिरी के 10 क्वेश्चन रह गए। जो ये 91st क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप हम सब जानते हैं, ग्रुप ऑफ द स्पीशीज एंड इट्स डिसेंडेंट, उसे बोलते हैं मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप। और जो है आपका जो प्राइमरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है, वो एक सेंटर है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये लोकेटेड होता है मेडुला ओब्लोंगेटा रीजन के अंदर। इन चारों में से कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विदाउट एनी डाउट अल्जाइमर, रूमेटोइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, एडाइसंस डिजीज तीनों हैं ऑटोइम्यून। 95 देखें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, है ना, बारिश काफ़ी होती है तो इसलिए वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो सभी फॉरेस्ट में से सबसे ज़्यादा है। नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है इनमें से ऐसा क्या है जो रूल्स नहीं है? कि वो है ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है। उसके बाद सीक्वेंस बतानी है, सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रालोपिथेकस, उसके बाद आएगा होमो हैबिलिस, फिर आएगा होमो इरेक्टस, और फिर आएगा होमो सैपियंस। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट के दो क्वेश्चंस, डिप्लोमोनाड एनिमल्स लैक द माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही बात है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये सही बात है, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग्लूकोज का प्रोटीन्स या डीएनए लिपिड से जुड़ना नॉन एंजाइमेटिकली, दैट इज नोन एज द ग्लाइकेशन, ऑप्शन नंबर ए। अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं बैट, और जो बैट का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टैरोपस, है ना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में कि व्हाट वुड बी द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम।